तो आइए जानते हैं इस कविता का प्रतिपाद्य अर्थात सार। बात सीधी थी पर कविता में कुंवर नारायण ने यह स्पष्ट किया है कि जब भी कवि कोई रचना करने लगता है तो उसे अपनी बात को सहज भाव से कह देना चाहिए, ना कि तर्क जाल में उलझाकर अपनी बात को उलझा देना चाहिए। आडंबरपूर्ण शब्दावली से युक्त रचना कभी भी प्रभावशील तथा प्रशंसनीय नहीं होती। इसके लिए कवि ने पेज का उदाहरण दिया है। पेज को यदि सहजता से पेचकस से खोल लिया जाए तो वह निकल आता है, यदि उसके साथ ज़बरदस्ती की जाए तो उसकी चूड़ियाँ घिसकर मर जाती हैं। यदि उसके साथ ज़बरदस्ती की जाए तो उसकी चूड़ियाँ घिसकर मर जाती हैं और उसे ठोक कर वही दबा दिया जाता है। इसी प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति में यदि कवि सहज भाषा का प्रयोग नहीं करता तो उसकी रचना प्रभावोत्पादक नहीं बन पाती। प्रभावोत्पादक मतलब इफ़ेक्टिव। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। तो चलिए बच्चों, सीखते हैं पहले अवतरण की सप्रसंग व्याख्या। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि जब भी कवि अपनी सीधी सादी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है तो भाषा के चक्कर में फंसकर वह अपनी बात को सहज रूप से कह नहीं पाता, बल्कि उसकी बात बिगड़ जाती है, वह बात अधिक कठिन हो गई। उसे सरल बनाने के लिए कवि ने भाषा में अनेक परिवर्तन किए, जिससे भाव और भाषा में तालमेल बन जाए अथवा बात भाषा से बाहर निकल आए। परंतु भाषा के आडंबरपूर्ण प्रयोगों से उसकी बात स्पष्ट ना होकर और अधिक उलझती गई तथा उसे समझना और भी कठिन हो गया। वह बात को जितना अधिक सहज बनाना चाहता था, भाषा के जाल में उलझकर वह और भी अधिक असहज हो गई। ये बच्चों दोबारा से इसे सरल भाषा में समझते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। तो कवि कुंवर नारायण एक बार अपनी बात को समझाना चाहते थे, तो उनकी बात एकदम सरल और सीधी थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, भाषा के चक्कर में मतलब उसके पास कवि के पास बहुत सारे शब्दों का भंडार था, भारी भरकम शब्द थे। तो उसको लगा कि मुझे तो बहुत ज़्यादा वाह मिलेगी, बहुत ज़्यादा तालियां मिलेगी, मैं ये दिखा पाऊँगा कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ। अरे वाह, इस व्यक्ति के पास, इस कवि के पास कितने कठिन शब्द हैं, इसको तो बहुत ज्ञान है। तो भाषा के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान साबित करने के चक्कर में बात ज़रा टेढ़ी फंस गई। यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि मेरी बात एकदम उलझ गई। मेरी बात सरल शब्दों में हो सकती थी, लेकिन मैंने इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे सामने जो मेरे श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, जो ऑडियंस हैं, उसको मेरी ये साहित्यिक भाषा समझ में आएगी भी या नहीं। लेकिन उसने ऐसा सोचे बगैर तालियां बटोरने के चक्कर में आडंबरपूर्ण व्यवहार किया और उसने बहुत सारी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। उसे पाने की कोशिश में का अर्थ है कि जब मैंने ये देखा, अरे मैं तो भारी भरकम शब्द तो इस्तेमाल करने लगा हूँ, लेकिन मेरी बात का जो अर्थ था, जो मैं कहना चाहता था,
मैं तो खुद ही उलझ गया अपनी बात के बीच में, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा कि मैं कह क्या रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, उस भाषा को फिर दोबारा से तोड़ा मरोड़ा, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, बहुत ज़्यादा और भी भारी भरकम शब्द, यानी कि उस बात को, कठिन बात को समझाने के लिए मैंने और ज़्यादा भारी भरकम और कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। बात बने का मतलब कथ्य और भाषा का तालमेल बैठ जाए, यानी कि जो मैं कथ्य मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ और मेरी भाषा में तालमेल, कोऑर्डिनेशन हो जाए, समन्वय बैठ जाए, या फिर भाषा से बाहर आए। भाई या तो एक ऑप्शन हो जाए, या तो मेरी बात बन जाए, मैं जो बात अपने श्रोताओं तक पहुँचाना चाहता हूँ वो संदेश श्रोताओं तक पहुँच जाए, या फिर मैं इस भाषा के मायाजाल से बाहर निकल आऊँ। लेकिन मेरी सारी कोशिश नाकामयाब रही। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा मतलब कठिन होती चली गई। मैंने कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया, कठिन भाषा का इस्तेमाल किया, इसलिए मेरी बात को समझना और भी कठिन हो गया। यही नहीं समझ आ रहा था, यहाँ तक कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए बच्चों, अगला अवतरण की व्याख्या करते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना ही बात को सहज और स्पष्ट करने की अपेक्षा उसे बिना नियमों के बदल रहा था, क्योंकि यह कार्य करने पर मुझे तमाशा देखने वाले लोगों की शाबाशी और वाहवाही साफ स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। अर्थात मेरे इस भाषा प्रयोग पर मुझे कथ्य एवं भाव को समझे बिना ही मूर्ख लोगों की शाबाशी और प्रशंसा सुनाई पड़ रही थी। अंततः इसका वही दुष्परिणाम निकला जिसका डर था कि उस बात का प्रभाव खत्म हो जाएगा। वह अर्थहीन बन गई और भाषा के लिए उसका कोई महत्व नहीं रहा, तथा भाषा के लिए व्यर्थ सिद्ध हुई, वह मात्र शब्दजाल बनकर रह गई। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार ज़ोर ज़बरदस्ती करने से किसी पेंच की चूड़ी मर जाती है और वह पेंच बेकार हो जाता है। तो आइए बच्चों, इस अवतरण की दोबारा से सरल शब्दों में व्याख्या करती हूँ। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यहाँ पर कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि अब मुझे खुद भी पता लग रहा है कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही है श्रोताओं को, यहाँ तक कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कहना चाहता था और मेरी बात का अर्थ अभी क्या निकल रहा है। तो मैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, होना तो ये चाहिए था कि मुझे थोड़ा रुक कर सोच कर थोड़ा सा सरल शब्दों में अपनी बात को समझा देना चाहिए था, मुझे धैर्य रखना चाहिए था। लेकिन मैं बिना कुछ सोचे समझे धड़ल्ले से भारी भरकम शब्द बोले जा रहा हूँ और बोले ही जा रहा हूँ। मैं पेंच को खोलने की बजाय, तो मैं पेंच को खोलने की बजाय यहाँ पर कवि ने बात के लिए पेंच का उदाहरण दिया है। तो मैं पेंच को खोलने की बजाय, मैं पेंच मतलब बात को, मैं बात को स्पष्ट करने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे कसता चला जा रहा था। इसका मतलब है कि मैं बात को क्लियर करने की बजाय, उसको स्पष्ट करने की बजाय उसको और ज़्यादा मुश्किल बनाता जा रहा था। भारी भरकम शब्दों के ऊपर और ज़्यादा भारी भरकम शब्द लादता जा रहा था। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। क्योंकि इस करतब पर, तो यहाँ पर उसने करतब क्यों कहा? करतब का मतलब होता है दिखावा करना, तमाशा करना। तो उसने अपने आप को, अपनी जो वो भाषण दे रहा है, जो अपनी बात कह रहा है, उसको तमाशा क्यों कहा? तमाशा ही तो है। आप आडंबर कर रहे हो ना अपना ज्ञान दिखाने का, अपने आप को इतना बड़ा विद्वान दिखाने का के लिए, तो इसको तमाशा ही कहेंगे, दिखावा ही कहेंगे। इसलिए उसने अपनी बात को करतब कहा है। साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी।
तो जो तमाशा करेगा तो तमाशा देखने वालों को तमाशबीन ही कहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा करने पर, भारी भरकम शब्द बोलने पर मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी तमाशा देखने वालों की शाबाशी और वाह वाह, अरे भाई वाह कुंवर नारायण जी, वाह वाह क्या बात है। ऐसी मुझे बार बार उनकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और उनकी तालियां मुझे ना रुकने के लिए कह रही थी। वे कह रही थी और बोलिए और बोलिए और बोलिए, और इतना बिल्कुल क्लियर है कि उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, वो सिर्फ तालियां बजाए जा रहे हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यहाँ पर बात की चूड़ी मर गई एक मुहावरे का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे कुंवर नारायण जी ने मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया है। और आखिरकार अंत में वही हुआ जिसका कुंवर नारायण जी को डर था। बात के साथ ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती की, पेंच के साथ ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती की। दीवार में पेंच के अंदर चूड़ियाँ होती हैं, अगर आप उसको ज़बरदस्ती दीवार में ठोकने की कोशिश करोगे कील की तरह, देखिए कील में चूड़ियाँ नहीं होती हैं लेकिन पेंच में होती है। पेंच क्या करेगा, आपको आराम आराम से उसको पेंच कर से गोल गोल घुमा घुमा के आराम से जाएगा ना वो होल के अंदर, लेकिन कील एकदम से चली जाती है, ऊपर हथौड़े का ठोकना पड़ता है तब जाती है दीवार में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो कह रहा है मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अब पेंच के साथ ज़बरदस्ती हो रही थी, यानी कि बात के साथ ज़बरदस्ती हो रही थी कि उसमें से उसका अर्थ निकल जाए। जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसकी वजह से वो जो पेंच है उसकी चूड़ियाँ फेल हो गई, और चूड़ियाँ फेल हो जाने से फिर पेंच के अंदर वो कसावट नहीं रहती, वो दीवार के अंदर फिट नहीं होता। आप कुछ भी उस पेंच के ऊपर कुछ लटकाएंगे तो वो गिर जाएगा और आपका सामान भी गिर जाएगा। तो जो अब उसकी कवि की जो बात है वो भाषा में बेकार ही घूमने लगी। भाषा जैसे कि पेंच है दीवार के अंदर, फिर जब उसकी चूड़ी फेल हो जाएगी तो ऐसे ऐसे घूमने लगेगा वो पेंच, उसकी पकड़ ख़त्म हो जाएगी, उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। उसी प्रकार कवि की भाषा भी अब निरर्थक हो गई है। आइए बच्चों, अब सीखते हैं तीसरे अवतरण की व्याख्या। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इस अवतरण की व्याख्या है, कवि कहता है कि जब उससे उसकी बात स्पष्ट ना हो सकी, वह प्रभावहीन हो गई तथा और भी अधिक उलझती गई, तो उसने उसे उसी स्थान पर वैसे ही छोड़ दिया जैसे पेंच की चूड़ियाँ मर जाने पर उसे कील की तरह उसी स्थान पर ठोक दिया जाता है जहाँ से वह निकल नहीं पाता। ऐसी स्थिति में ऊपर से सब कुछ सुंदर और आकर्षक लगता है, परंतु उसमें सहज रूप से कसाव और ताकत नहीं आ पाती। आडंबरपूर्ण शब्दावली से वाहवाही तो मिल जाती है, परंतु बात स्पष्ट नहीं हो पाती। अब वह बात मेरी पकड़ में अर्थात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए जब मैं अपनी बात को स्पष्ट ना कर सका तो एक शरारती बच्चे के समान मुझसे खेलने वाली बात ने मुझे पसीना पोंछते देखकर मुझसे पूछा कि क्या मैंने भाषा को सहजता से व्यवहार में लाना नहीं सीखा है। वह जानना चाहता था कि मैं शब्द जाल में फंसकर क्यों अपनी बात को उलझाता गया, जबकि सहज और सरल भाषा में अपनी बात कहकर मैं सबको अपनी बात समझा सकता था। तो आइए बच्चों, इस अवतरण को दोबारा से सरल शब्दों में समझाती हूँ। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। हार कर मतलब कवि कुंवर नारायण जी ने जब देखा कि अरे मेरी बात का तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो मैंने उस पेंच को जिसकी चूड़ी फेल हो गई है उसे एक कील की तरह उसे उसी जगह ठोक दिया। मतलब मैंने उस अपनी भारी भरकम बात को जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अब उसको वहीं पर ठोक दिया, ऊपर से एक और भारी शब्द से अंत कर दिया उसका। लगा कि चलो अब थोड़ी और भारी भरकम शब्दावली बोल के इस बात को ख़त्म करते हैं फटाफट से, लेकिन ऊपर से तो ठीक ठाक था पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। तो जो पेंच है जिसकी चूड़ी फेल हो चुकी है, अगर आप उसके ऊपर हथौड़ा मार के अगर आप उसको दीवार में गाड़ भी दोगे, लेकिन असलियत तो आपको पता ही है, आप
ऑडियंस को, श्रोताओं को, दर्शकों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आपको तो अंदर से पता है कि उस पेज की चूड़ियाँ फेल हो चुकी हैं और इसके ऊपर अब कुछ भी अगर टांगेंगे, ऊपर से तो लग रहा है कि हाँ ये दीवार में जा चुका है, फिक्स हो चुका है, लेकिन उस पर आप कुछ भी अपना सामान नहीं टांग सकेंगे। तो अब उसमें ना तो कसाव थी ना ताकत, मतलब अब उसकी बात में ना वो इफ़ेक्ट रहा, ना वो प्रभाव रहा, ना उसका कोई अर्थ रहा, बिल्कुल वह बात निरर्थक हो गई। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह है, तो यहाँ पे कवि कुंवर नारायण ने बात को एक शरारती बच्चा कहकर यहाँ पर बात का मानवीकरण किया है। तो जिस प्रकार एक शरारती बच्चा आगे आगे भाग रहा है और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और वो शरारती बच्चा जीभ दिखाता हुआ आगे आगे भागे जा रहा है और हम उसको पीछे पीछे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि हम जितना उसके नज़दीक जा रहे हैं वो हमसे उतने ही दूर भाग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बात मुझसे खेल रही हो, वो मेरी बात मेरी पकड़ में ही नहीं आ रही, उसका अर्थ मेरी ही पकड़ में नहीं आ रहा। जब मैं थक गया कि बस अब मैं इसको और ज़्यादा नहीं सुलझा सकता, मेरी बात का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो जब मैं बिल्कुल हार गया, थक गया, तब मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। तो जब मैं थक गया, मुझे पसीने आने लगे, मुझे यानी मैं पूरी तरह से एकदम असहाय हो गया, तब उस बात ने मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो यहाँ पर यह बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? सहूलियत मतलब सहजता से। तो वो कह रहा है कि क्या तुमने भाषा को कभी भी सहजता से, सरल भाषा में बताना कभी नहीं सीखा? क्या तुम्हें इतना नहीं पता है कि जिस बात को सरल शब्दों में कहा जा सकता है, तुम उसको भारी भरकम शब्दों में कहे जा रहे हो? इतनी मेहनत करने की, इतनी भागदौड़ करने की क्या आवश्यकता? जब आपकी बात बहुत सरल है और उसको सरल शब्दों में समझाया जा सकता है, तो तुम इतने भारी भरकम शब्दों का आडंबर क्यों कर रहे हो? तो इस प्रकार वो कह रही है, जिस बात को सरल भाषा में समझा सकते थे, उसके लिए तुमने अपने विद्वता झाड़ने के लिए जानबूझकर ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया। तो बच्चों आप ही बताइए, अब यहीं से उदाहरण ले लेते हैं। अब मैं आपको ये कविता समझा रही हूँ, बात सीधी थी पर। तो मुझे पता है कि मेरे जो श्रोता हैं, जो मेरी वीडियो को सुनने वाले हैं, वो 12वीं कक्षा के छात्र हैं। तो अगर मैं जानबूझकर अपनी विद्वता दिखाने के लिए मैं जानबूझकर भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने लगूं, साहित्यिक शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करने लगूं, तो क्या आपको वो समझ में आएगी? नहीं। इससे तो सिर्फ ये पता लगेगा कि हाँ मुझे इन शब्दों का ज्ञान है, अरे वाह मैम के पास तो बहुत बड़ा शब्द भंडार है, इनको तो बहुत अच्छी हिंदी आती है। लेकिन जब तक मेरे श्रोताओं को मेरी बात समझ में ही नहीं आई, जो संदेश मैं अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहती हूं, जब तक वो बात आप तक पहुंचेगी ही नहीं, तो मेरी बात एकदम निरर्थक है। ऐसे शब्दों का क्या फ़ायदा? तो सही समय पर सही विषय के लिए सही शब्दों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी बात सरल शब्दों में समझाई जा सकती है, तो मेरी कोशिश यही रहनी चाहिए कि मैं सरल शब्दों का ही प्रयोग करूं। आइए बच्चों, अब बात करते हैं इस अवतरण के काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य यानी कि शिल्प सौंदर्य, मतलब ये कविता किन किन चीज़ों से सुंदर बन पड़ी है। तो देखिए, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। तो देखिए यहाँ पर है बिंब। बिंब यानी कि इमेज। बिंब इसमें है, एक तो रहेगा दृश्य बिंब और एक रहेगा श्रव्य बिंब। मतलब कि जैसे कि अब इसमें था कील की तरह ठोक दिया, तो आपको एक आपके आंखों के सामने एक चित्र सा आ गया होगा, हथौड़ा, कील आपकी आंखों के सामने एक चित्र सा क्रिएट हो गया होगा, दृश्य सा क्रिएट हो गया होगा, और उसे ठक ठक की आवाज़ भी शायद आ रही हो आपको। तो यहाँ पर दृश्य और श्रव्य बिंब रहेगा। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह है, जैसा कि मैंने पहले बताया, बात को यहाँ पर कवि ने शरारती बच्चे की तरह बताया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार रहेगा और लक्षण भी रहेगा, लाक्षणिकता भी रहेगी कि बात में एक शरारती बच्चे वाले लक्षण हैं, कि जिस प्रकार एक बच्चा खेलता खेलता आगे आगे भाग रहा हो। मुझे पसीना पोंछते देखकर, पसीना पोंछना मतलब मुहावरे का प्रयोग किया है, मतलब मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया है।
क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो यहाँ पर रहेगा प्रश्न अलंकार। तो बच्चों इस पहरे की छठी लाइन देखिए, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 8वीं लाइन देखिए, जोर ज़बरदस्ती से, आप ध्यान से देखिए ज़रा, जो के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है जिसे आप नुक्ता कहते हैं। तो ये जो नुक्ता होते हैं उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं से होते हैं, तो ये हमारे लिए विदेशज शब्द रहेंगे। विदेशज शब्द क्या होते हैं? हिंदी और संस्कृत को छोड़कर बाकी किसी भी भाषा से अगर हिंदी भाषा में अगर शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वो हमारी हिंदी भाषा के लिए विदेशज शब्द कहलाएंगे। तो यहाँ पर जोर में विदेशज शब्द का प्रयोग किया गया है। बात की चूड़ी मर गई, मुहावरेदार शैली का प्रयोग, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, दोबारा से बिंब विधान किया गया है। इस पहरे में देखिए बच्चों, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। ज़रा में दोबारा से फिर नुक्ता है, तो यहाँ पर विदेशज शब्द रहेगा या उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, टा टा ड़ा डा या, तो यहाँ पर रहेगा अंतः अनुप्रास अलंकार, जो कि अनुप्रास का ही एक हिस्सा है कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो यहाँ पर ये जो पूरी जो कविता है वो मुक्त छंद की रचना है। मुक्त छंद, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली कविता में, कविता के बहाने में मुक्त छंद क्या होता है। इसमें कोई लाइन बहुत छोटी, कोई बहुत बड़ी, ना कोई तुक्का है, तुकांत शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये बिल्कुल मुक्त छंद की रचना है। मुहावरेदार शैली का प्रयोग है, लाक्षणिकता विद्यमान है, और इसके अलावा भाषा सरल, सहज, व्यावहारिक और प्रवाहमयी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।